हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं, ये उस हर पर्सपेक्टिव से, यानी कि कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना। आगे भी और वीडियोज़ आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीएम्बल करवाऊँगी आपको। सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना, कैसे बना और कितना टाइम लगा, प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो जो स्टार्टिंग का जो हमारा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना है, कब बना है, तो ये सब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले एक असेंबली बनाई गई थी और उसके अंदर फिर काफ़ी कमिटीज़ बनाई गई थी। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई वो कब बनी है, वो 1946 में बनी है। और वो किस प्लान के तहत बनी है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी है। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था कि इंडिया की खुद की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए, मतलब जहाँ सिर्फ इंडियंस लोग हों और हम डिसाइड करें कि हमारी कंट्री कैसे रन करनी है हमने इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये जो आइडिया दिया था कि हमारी खुद की इंडिया की एक अलग से एक असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये आइडिया जो दिया था, ये दिया था एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया था। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लेते हैं कि ये आइडिया किसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था। तो वो आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया था, द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाय एम.एन. रॉय। और फिर आइडिया दिया एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कि इंडिया की खुद की एक असेंबली होनी चाहिए, खुद की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। फिर ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया। देन हमारी जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी फॉर्म हुई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। कैबिनेट कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस प्लान के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो सेटअप हुआ है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हुआ है 1946 में। और जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, देन हमारी असेंबली बन गई। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम लोग मिले, जो मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसके लिए हमें कैसे स्टार्ट कैसे करना है, हमें जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो क्या लेना है। तो ये सब जो डिस्कशन वगैरह हुई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में असेंबली में, वो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग कब हुई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और ये फर्स्ट सेशन जो चला था, ये फर्स्ट मीटिंग का, ये 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक ये फर्स्ट सेशन जो चला था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ये 9 से लेके 23 दिसंबर तक ये पूरा सेशन चला था। और इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर कि या तो सिर्फ ये डेट देंगे कि कब स्टार्ट हुआ था, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कब से कब तक पूरा फर्स्ट सेशन जो था वो चला था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट सेशन जो एंड हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर को एंड हुआ था। देन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली की। और उस दिन जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए थे सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये कौन थे, ये नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे वो कौन थे, तो ये थे सचिदानंद सिन्हा जी। सचिदानंद सिन्हा जी तो ये सबसे ओल्डेस्ट थे, मतलब ये एज वाइज जो थे ये सबसे सीनियर थे। वहाँ जितने भी मीटिंग में लोग थे, जितने भी असेंबली में लोग थे, ये सबसे सीनियर थे, मतलब एज वाइज ये सबसे ज़्यादा उम्र के थे, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन थे। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, मतलब उस दिन के लिए सिर्फ बनाया गया था इनको प्रेसिडेंट।
और ये जो कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि ये किस आइडिया पे बनाया गया था, मतलब ये प्रैक्टिस कहाँ होती थी कि ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये जो है ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी, फ्रेंच प्रैक्टिस थी। तो फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो है, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सिर्फ 9 दिसंबर 1946 के लिए, मतलब सिर्फ इस दिन के लिए, 9 दिसंबर 1946 के लिए सिर्फ और सिर्फ इस ही दिन के लिए बनाया गया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था किसका? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाता है कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये जो है ये फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, फ्रेंच में ऐसा होता था तो फ्रांस में ऐसा होता था। तो ये क्या था? ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस था कि जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होंगे उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इन्हें बनाया गया था फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, पर सिर्फ और सिर्फ 9 दिसंबर 1946 के लिए बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि नॉन परमानेंट जो हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। देन वाइल लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बाद मतलब ये तो हमारे नॉन परमानेंट थे। परमानेंट जो हमारे प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे हमारे प्रेसिडेंट किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के भी प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अच्छा, कितनी बार ना ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ना तो वो परमानेंट देते हैं ना ही वो नॉन परमानेंट मेंशन करते हैं क्वेश्चन में। वो सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कभी मेंशन करें कि नॉन परमानेंट मेंबर कौन थे, तब वहाँ पे लिखना है कि सचिदानंद सिन्हा थे। वरना कितनी बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दोनों का नाम दे दिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद का भी, सचिदानंद सिन्हा का भी, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो उस वक्त अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उस वक्त जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इसके भी जो थे प्रेसिडेंट हमारे आज़ाद भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। बेसिकली यहाँ पे एक ही नाम दिया गया है पर 2 थे। H.C. मुखर्जी, स्लाइड में मैंने दूसरा नाम नहीं दिया, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी, V.T. कृष्णामाचारी, V.T. कृष्णामाचारी और H.C. मुखर्जी, ये दोनों जो थे ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, यानी कि असेंबली में जो थे वो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली में, एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णामाचारी। ये पूछ लेते हैं कि कितनी बार कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ऑप्शन में या तो सिर्फ ये दे देंगे या फिर सिर्फ ये दे देंगे, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मोस्टली जो है वो पढ़ लेते हैं लोग, H.C. मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट, पर V.T. कृष्णामाचारी जो थे ये भी कौन थे? ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन में नहीं देते हैं H.C. मुखर्जी, कई बार फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने H.C. मुखर्जी पढ़ा था, H.C. मुखर्जी नहीं थे। तो बेसिकली जो थे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, एक थे V.T. कृष्णामाचारी और दूसरे थे H.C. मुखर्जी। तो वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन ऑन डिसम्बर, फिर है ऑन डिसम्बर 13, 1946, On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objectives resolution in the assembly and adopted on January 22, 1947. जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा असेंबली में।
ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है हमारा प्रीएम्बल, जिसे आज हम प्रीएम्बल कहते थे। ये क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था असेंबली में, ये वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है हमारा प्रीएम्बल, जिसे हमने अडॉप्ट किया है जनवरी 22, 1947 को। जनवरी 22, 1947 को हमने इसे अडॉप्ट किया है। एक है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही हमारा क्या है? प्रीएम्बल है। मतलब क्या था इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये था कि इंडिया हमारा क्या होगा, मतलब इंडिया जो है, इंडिया हमारी एक सोवरेन कंट्री होगी, हमारी एक रिपब्लिक कंट्री होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोवरेन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें थी, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली के सामने पढ़ा था, बताया था कि ऐसा होना चाहिए हमारा इंडिया। और हमने इस चीज़ को एज ए प्रीएम्बल अडॉप्ट किया कब? जनवरी 22, 1947 में। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कब अडॉप्ट किया गया है? तो जनवरी 22, 1947 को हमने प्रीएम्बल के रूप में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। देन B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor। जो असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो थे B.N. राव, B.N. राव, M.N. रॉय। और B.N. राव में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो M.N. रॉय कौन थे? अभी मैंने पीछे बताया। M.N. रॉय जो थे वो थे, मैं आपको फिर से रिवीजन बार बार करवाती जा रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो को देखते देखते चीज़ें याद हो जाए। M.N. रॉय कौन थे? M.N. रॉय जो थे, इन्होंने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी होनी चाहिए। तो M.N. रॉय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी सेटअप हुई वो कब हुई? 1946 में। देन फर्स्ट मीटिंग कब हुई? आप लोग साथ साथ में बोलते जाइएगा, मतलब मैं ऐसा एज्यूम करके चलती हूँ कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो इसी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और ये जो फर्स्ट सेशन पूरा चला था मीटिंग का, ये कब तक चला था? ये 23 दिसंबर तक चला था। और जवाहरलाल नेहरू ने कब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था असेंबली में? वो दिया था 13 दिसंबर 1946 को। देन हमने अडॉप्ट कब किया था? हमने अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947। तो हमने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लिया अभी। तो देखिए क्या था यहाँ पे क्वेश्चन, बेसिकली जो था ये था B.N. रॉय। B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे असेंबली के? ये क्वेश्चन एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा आ जाता है 1 मार्क्स में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे असेंबली के B.N. राव। B.N. राव जो थे वो अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द असेंबली, B.N. राव। देन 1 जुलाई 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड। 1 जुलाई, आप कहेंगे 1 जुलाई को थोड़ी हुआ था, 14 अगस्त को हुआ था। यस बिल्कुल, 14 अगस्त को 2 सेपरेट नेशंस बने थे। पर 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई क्या था? बेसिकली जो एक्ट था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इस एक्ट के तहत बोला गया था कि इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट नेशन बनाएंगे। तो इस एक्ट को जो मंजूरी मिली थी, यानी कि जो पास हुआ था ये, कि हाँ अब मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि कंफर्म कर देना, जो पेपर वर्क था कि इंडिया और पाकिस्तान अब 2 सेपरेट नेशन बनेंगे, वो कब हुआ था? वो जो बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया था वो 1 जुलाई को कर दिया गया था। 1 जुलाई 1947 को इंडिया और पाकिस्तान अब 2 सेपरेट नेशन बनेंगे। देन और ये हुआ कब था? ये एनेक्ट कब हुआ था? ये हमें जो देखने को मिला ये क्या हुआ था? ये पेपर वर्क था हमारा 1 जुलाई को। और जो हुआ हमारा जो प्रैक्टिकली जो देखा इतने राइट्स हुए वो कब हुआ? वो 14 अगस्त 1947 को इंडिया एंड पाकिस्तान 2 सेपरेट नेशन बन गए। इंडिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कब? 14 अगस्त को। और ये मंजूरी कब मिल गई थी कि इंडिया अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 सेपरेट नेशन बनेंगे इंडिया से? तो वो हुआ था 1 जुलाई 1947 को। ये मतलब ये कंफर्म कर दिया गया था। पर जो प्रैक्टिकली जो देखा गया वो 14 अगस्त 1947 को इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हुए, 2 सेपरेट नेशन बने। और इसका रिज़ल्ट आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है।
क्योंकि कितने राइट्स हुए, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। देन आगे देखते हैं क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारी असेंबली बनी, ठीक है, असेंबली बनी हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसमें फिर कमेटीज़ बनाई गई छोटी छोटी, मतलब काम डिवाइड कर दिए गए कि अब इतनी बड़ी कंट्री है तो उसको कैसे रन करना है इंडिपेंडेंस के बाद, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो उसके लिए कमेटीज़ बनाई गई, बहुत सारी कमेटी बनाई गई। तो उनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट किया, जो बनाया, वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ थी सारी कमेटीज़ में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 में। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये पूछते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में कि मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी। और इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। मॉडर्न मनु कहा जाता है। मॉडर्न मनु, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको पता होता है, बेसिकली बचपन से पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी कि मॉडर्न मनु भी है, वो भी कहा जाता है। मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी कि मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है, तो मॉडर्न मनु कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देन आगे देखते हैं, आगे है हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इस कमेटी ने, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाया, पूरा सेटअप किया, पूरा ड्राफ्ट किया अच्छे से पूरा, तो वो जो हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट किया गया, जो बनाया गया, वो पब्लिश्ड कब हुआ? वो फरवरी 1948 में पब्लिश्ड हुआ। फरवरी 1948 में पब्लिश्ड हुआ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड कब हुआ? फरवरी 1948 में। देन टोटल मेंबर्स जो थे हमारे, टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली 299, टोटल जो मेंबर्स थे हमारे 299 मेंबर्स थे। 299 मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। ये सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पूरी असेंबली की, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबर थे वो थे 299 मेंबर थे पूरी असेंबली की। और इसमें जो थे महात्मा गांधी जो थे वो मेंबर नहीं थे। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे या नहीं थे, तो लोगों को लगता है महात्मा गांधी तो ज़रूर होंगे, तो वो अक्सर गलत करके आ जाते हैं। तो इन 299 मेंबर्स में से महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन अच्छा, अब यहाँ पे जो है टोटल मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, वो टोटल मेंबर जो थे 299 मेंबर्स थे, ये किसके थे? ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मतलब पूरी जो असेंबली थी उसमें टोटल मेंबर जो थे वो थे 299 मेंबर्स थे। अब यहाँ पे बोला गया है टोटल मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने? जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा ड्राफ्ट किया है, जो बनाया है, इसमें कितने थे? 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ये मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए आपको। ऐसे दे देते हैं कितनी बार क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से पूछते हैं, या तो ये पूछ लेंगे कि मतलब बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो 3 होते हैं और 1 नहीं होता है, तो इसके लिए तो आपको पहले नाम याद होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, ये चेयरमैन थे। देन एन गोपालास्वामी अय्यंगार, एन गोपालास्वामी अय्यंगार थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यंगार थे, ये जो है ये अय्यर नाम है इनका, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। डॉक्टर KM मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। टोटल 7 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। एन माधवा राव, इन्होंने किसे रिप्लेस किया था? इनसे पहले जो थे ना इसके मेंबर, वो थे BL मित्तर जो थे
एन माधवा राव से पहले BL मित्तर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे BL मित्तर एन माधवा राव से पहले। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था BL मित्तर ने, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो अपनी इलनेस की वजह से BL मित्तर ने रिज़ाइन कर दिया था। देन इनकी जगह जो एन माधवा राव जो हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कितनी बार कि एन माधवा राव ने किसको रिप्लेस किया था, तो वो कहता है BL मित्तर को। BL मित्तर जो थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी इलनेस की वजह से। और जो TT कृष्णमाचारी जो थे ये भी मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। TT कृष्णमाचारी इन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को रिप्लेस किया था TT कृष्णमाचारी ने। इनकी डेथ हो गई थी 1948 में, इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी डेथ के बाद जो मेंबर बने थे वो थे TT कृष्णमाचारी। तो इनकी डेथ हो गई थी इसलिए इनकी जगह कौन बने थे, TT कृष्णमाचारी। तो टोटल मेंबर, ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो जाते हैं कि जैसे पूछ लेते हैं एन माधवा राव ने किसे रिप्लेस किया था, तो एन माधवा राव ने रिप्लेस किया था BL मित्तर जी को। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार कि TT कृष्णमाचारी ने किसे रिप्लेस किया था, तो TT कृष्णमाचारी जी ने DP खेतान को रिप्लेस किया था। बाकी जो थे ये 7 मेंबर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद करके रखने की। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, N गोपालास्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा राव एंड TT कृष्णमाचारी। ये 7 लोग जो थे ये आपको बहुत ज़रूर इनके नाम बहुत ध्यान से याद रखना है। ये 7 मेंबर जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ये 7 मेंबर्स जो हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। देन नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स। अच्छा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 में, ठीक है। और नवंबर 26, 1949 को क्या हुआ था, टोटल मेंबर्स कितने थे, टोटल मेंबर्स थे 299 मेंबर्स थे। मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कितने थे हमारे, 299 मेंबर्स थे। पर इन 299 मेंबर्स में से ओनली 284 प्रेजेंट थे किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार था। 26 नवंबर 1949 को सब ने साइन किए इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, और हमारे टोटल मेंबर थे 299। पर 299 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट नहीं थे। किस दिन प्रेजेंट नहीं थे, नवंबर 26, 1949 को। तो मतलब यहाँ पे 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो ओनली नवंबर 26, 1949 को सिर्फ 284 मेंबर्स ने ही साइन किया था। 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नवंबर 26, 1949 को सिर्फ 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और टोटल मेंबर्स जो थे 299 मेंबर्स थे। और जो बाकी मेंबर्स थे यानी कि जो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, यानी कि नवंबर 26 को जो प्रेजेंट नहीं थे, साइन नहीं किया था, इन लोगों ने कब साइन किया था, इन लोगों ने साइन किया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को साइन किया था बाकी बचे हुए लोगों ने, ठीक है। देन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लगा, 1946 में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई थी। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। और क्या हुआ था फिर, हमारा कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो हमारा जो ऑलमोस्ट जो है वो 3 इयर्स लगा था। पर ऐसे नहीं देते हैं क्वेश्चन के 3 इयर्स 4 इयर्स, वो टोटल मतलब जितने दिन लगे थे एग्जैक्ट वो पूछते हैं क्वेश्चन में, और ऑप्शंस भी ऐसे देते हैं। तो जो हमारा टाइम लगा था वो लगा था 2 years 11 months and 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 years 11 months and 18 days, इसको अच्छे से घोल कर पी जाइएगा। 2 years 11 months and 18 days लगे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में पूरा। देन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। एडॉप्ट कब किया था, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और ये जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया। अब अडॉप्ट आ जाता है तो लोगों को क्या लगता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, लोग उस पर टिक करके आ जाते हैं, पर वो गलत होता है।
अगर एडॉप्ट आए बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड की वजह से आपके मार्क्स बहुत कट जाते हैं। तो एडॉप्ट अगर आए तो एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था। और एनएक्ट कब हुआ था? इम्प्लीमेंट कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? एनफोर्स कब हुआ था? केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। जनवरी 26, 1950 को एनफोर्स हुआ था। केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950 को। और एडॉप्ट कब किया गया था? नवंबर 26, 1949। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें, बेसिक थी पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, शॉर्ट में डिस्कस किया। सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैंने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए इस पर तो मैं आपको लिए डिटेल वीडियो भी बना दूंगी बहुत अच्छे से। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो। ये मैंने सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के से बनाया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था इस वीडियो का, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए जा रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल डिस्कस करने वाले हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्बल हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, कि प्रीएम्बल अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि प्रीएम्बल में जो जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती। हम एक बार प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो कितनी बार क्या लोगों को समझ नहीं आती कि प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं प्रीएम्बल पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।